सो हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। आज जो है सर्फ आईसी की सेकंड क्लास है। ठीक है, तो पहला लेक्चर जो है सारा इंट्रोडक्शन सेक्शन 3 और 4 ये कंप्लीट हो गया था। आज जो है हम सेक्शन 5 से ऑनवर्ड्स करेंगे, राइट नाउ। तो सेक्शन 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो मैंने फेमा और पीएमएलए पे वीडियोस बना रखे हैं, तो अगर किसी को भी डाउट हो तो टॉपिक वाइज वीडियो बनी हुई है। अगर आपको किसी टॉपिक में भी डाउट है तो आप जो है वहाँ पे वीडियो ओपन करके जो है देख सकते हो। ठीक है ना। अब हम आज की जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 में क्या लिखा है? सेक्शन 5 इज एक्विजिशन ऑफ राइट और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन जो है एआरसी का प्रोसेस क्या है और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। अगर आरबीआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, कर देता है, तो एआरसी जो है वो सीजी के पास जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं और वहीं से जो है आप एक्सेप्ट भी हो सकती है आपका जो है, और रिजेक्ट भी हो सकता है। नाउ सेक्शन 5 इज एक्विजिशन ऑफ राइट और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। तो एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, बाय एआरसी। एआरसी करता ऑब्वियसली, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, थ्रू इशूइंग ऑफ डिबेंचर। अब एआरसी क्या कर सकता है? डिबेंचर इशू कर सकता है, बॉन्ड्स इशू कर सकता है, या एनी अदर सिक्योरिटी एज कंसिडर बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक और एफआई थ्रू एनी एग्रीमेंट ट्रांसफर द फाइनेंशियल एसेट टू कंपनी, राइट। वो एक कोई बॉन्ड, डिबेंचर, या कोई और सिक्योरिटी या कैश, कुछ भी चीज दे सकता है। ठीक है, इशू कर सकता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को थ्रू एन एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट टू कंपनी। एआरसी को फाइनेंशियल एसेट वो ट्रांसफर करेंगे और एआरसी डिबेंचर, बॉन्ड या कोई भी सिक्योरिटी जो है बैंक को ट्रांसफर करेगा, राइट। Any document executed by bank or in favor of ARC shall be exempt from stamp duty। जो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है, जो भी कोई भी एग्रीमेंट होता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एआरसी के बीच में, ताकि जो है हम इन सब चीजों को ज्यादा प्रमोट कर सकें। बैंक जो है एआरसी के पास जाए, इसलिए जो है गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी जो है हटा दी है। नाउ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, और जो है लेंडर ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट एआरसी को। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, जब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो डिबेंचर, बॉन्ड्स या कोई भी चीज सिक्योरिटी इशू कर देगा और अपना जो है एसेट जो है वो एआरसी अपने फेवर में ले लेगा, खुद एक्वायर कर लेगा। तो अब लेंडर किसको, जो है, जो लेंडर मतलब जो बोरोवर है, वो अब उसको कौन देखेगा, और उसको इंस्टॉलमेंट देनी भी होगी तो वो किसको देगा? वो एआरसी को देगा, राइट। नाउ वेस्टिंग ऑफ अदर राइट्स, दूसरे राइट्स क्या है? अब तो फिक्स्ड एसेट तो ले ही लिया, अदर राइट क्या है? होल्डिंग ऑफ अ राइट, टाइटल और इंटरेस्ट अपॉन एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल टू सिक्योर पेमेंट ऑन अनपेड पोर्शन। ये हमने फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या था, ये सारा क्या है, जो है टेंजिबल और मूवेबल, जो है जो मूवेबल इमूवेबल वाला है, यहाँ पे क्या है? होल्डिंग राइट, टाइटल और इंटरेस्ट अपॉन एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल टू सिक्योर अ पेमेंट ऑफ अनपेड पोर्शन, राइट। ये बैंक और फाइनेंशियल, ये अदर वेस्टिंग राइट हो गए। ये हमने फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में दोनों चीजें पढ़ रखी है। पेंडिंग सूट्स, अपील और अदर प्रोसीडिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड। इट मींस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ट्रांसफर कर देगा एआरसी को, तो अब एआरसी की पोजीशन में जो है वो फाइनेंशियल एसेट हो गया। लेकिन अगर उस फाइनेंशियल एसेट पर या बैंक जो है कोई प्रोसीडिंग्स चला रखी थी, ठीक है, जो कि बोरोवर पे चला रखी थी, तो वो प्रोहिबिट नहीं होंगी, वो प्रोसीडिंग्स वैसी ही चलती रहेंगी। ठीक है, इन अ केस ऑफ एन एफए शैल नॉट बी डिसकंटिन्यू बाय मेरी ट्रांसफर ऑफ राइट। तो ये भी मतलब ओनली जस्ट ट्रांसफर ऑफ राइट्स हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जितने भी सूट्स या पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो जो है प्रोहिबिट हो जाएंगी, वो वैसे का वैसे ही चलेंगी। बस वो जो है अब बैंक के फेवर में ना होके एआरसी के नाम पर जो है केस होगा, लॉस्ट। नाउ transfer of pending application to one of DRT in certain cases। now अब कोई pending application है, suppose joint लोन लिया किसी पर्सन ने, ठीक है, दो बैंक से लिया, एक पीएनबी से लिया, एक एसबीआई से लिया, दोनों ने अपनी जुरिडिक्शन की डीआरटी में, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपील कर रखी है। तो मल्टीपल, अब उन दोनों से जो है एआरसी ने वो लोन ले लिया है।
ठीक है। तो अब एआरसी क्या कह सकता है, एआरसी ऑब्वियसली जब पूरा लोन उसके पास है तो वो कभी पीएनबी वाले डीआरटी के पास जाएगा, कभी एसबीआई वाले के पास जाएगा नहीं, वो एप्लीकेशन देगा कि ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही है वो आप किसी भी सिंगल डीआरटी के यहाँ जो है ट्रांसफर कर दो। तो ये वही चीज है, ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन टू एनी वन ऑफ अ डीआरटी इन सर्टेन केसेस, ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस टू सिंगल डीआरसी, वन सिंगल डीआरसी। If ARC acquire FA comprised of secure debts for more than one bank, एक बैंक से ज्यादा, and case filed in two or more DRT, और दो और more DRT में वो केस फाइल हो रखा है, तो ARC फाइल एप्लीकेशन देगा to appellate tribunal having jurisdiction over such tribunals in which such application are pending and transfer all the pending application to one DRT। तो वो एप्लेट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देगा कि आप प्लीज जो है ये सिंगल डीआरटी में कर दो, क्योंकि अब ये एसेट जो है फाइनेंशियल ये जो है एसेट मेरे पास आ चुका है। नाउ 80 ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, 80 जब एप्लीकेशन रिसीव करेगा प्लस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा टू ऑल द पार्टीज, सारी पार्टीज को। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एआरसी ने एप्लीकेशन दी कि आप इस वाले बैंक का जो केस चल रहा है वो भी आप इस वाली डीआरटी में दे दो और दूसरे बैंक का वो सारे, तो वो क्या करेगा, एटी ऐसी उसकी बात थोड़ी ना मान लेगा। एटी कहेगा कि ठीक है, जो जितनी पार्टी थी जिन्होंने केस जो है फाइल कर रखा था इससे फाइनेंशियल एसेट पे, वेदर इट्स पीएनबी वेदर इट्स एसबीआई, मैं उन सबकी क्या है बातें सुनूंगा, उसके बाद मैं डीआरटी को जो है एक सिंगल प्रोसीडिंग में ट्रांसफर करूंगा। तो ये वही है कि सेम जो है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो देता है एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद टू ऑल द पार्टी, सारी पार्टीज को, और पेंडिंग प्रोसीडिंग जो है वो डीआरटी में ट्रांसफर करता है। 80 ऑर्डर बाइंडिंग ऑन ऑल डीआरटी, तो एप्लेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है वो बाइंडिंग है, मतलब 80 क्या है, ऊपर है डीआरटी से, तो एप्लेट ट्रिब्यूनल जो है वो सारी की सारी जो है डीआरटी एप्लेट ट्रिब्यूनल की बात मानेगी। एनी रिकवरी सर्टिफिकेट इशूड शैल बी एग्जीक्यूटेड, और कोई भी रिकवरी का सर्टिफिकेट इशू हुआ है कि हाँ मैंने इतना पैसा रिकवर कर लिया है, अगर कोई बैंक कहता है, राइट। अब एक फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है, मैंने लोन लिया है 100 CR का, 50 CR का लिया है पीएनबी से, 50 CR का लिया है एसबीआई से, राइट। अब वो जो फाइनेंशियल एसेट था जो उसके अगेंस्ट, लोन के अगेंस्ट जो मॉर्ट जो रखा था, वो हमने एआरसी को दे दिया। अब एआरसी जितना भी बची हुई क्या नाम है जो अनपेड पेमेंट्स हैं उसको जो है वो रिकवर करने के लिए, तो एनी रिकवरी सर्टिफिकेट इशूड शैल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जितना अमाउंट हमने रिकवर कर लिया है, लाइक किसी ने एसबीआई ने जो है 50 करोड़ का 50% कर लिया ना, 25 CRE उसका पेंडिंग है, और पीएनबी ने जो है उसका 10 CRE पेंडिंग है पीएनबी का, तो वो क्या करेंगे, वो रिकवरी सर्टिफिकेट देंगे कि एक्चुअल में इतना तो रिकवर हो चुका है, नाउ इट्स क्या नाम है 25 और 10 35 जो है वो रिकवर और करना है, राइट। नोटिस टू ऑब्लाइजर, ऑब्लाइजर मीन्स बोरोवर, तो बोरोवर को नोटिस कैसे जाता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफर करते हैं एआरसी को, ठीक है, और यही नोटिस जो है वो बोरोवर को भेज देते हैं कि देखो अब हमसे तो तुमसे पैसे लिए नहीं जाएंगे, अब एआरसी लेगा तुमसे पैसे। Notice of such effect given to obliger that now pending payments are made to ARC. Now pending payments are made in favor of ARC. ये चीज वो बताएगा। Now section 7 क्या है? Issue of security by raising a receipt or funds of by ARC. तो वो क्या करता है? Issue of security by raising receipts और funds by ARC. बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? परचेज करता है जो है एसेट। एआरसी जो है परचेज करता है एसेट, बैंक और एरो गलत हो गया, एरो इस साइड आना चाहिए, एआरसी परचेज करता है एसेट। नाउ एआरसी जो है एक सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करता है क्यूआईबी को, राइट, और क्यूआईबी जो है से मनी रेज करता है एआरसी फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, और ये जो एसेट परचेज करने के लिए जो वो पैसे देता है वो इसको जो है पेमेंट कर देता है बैंक को, तो बैंक से तो सब कुछ कट ऑफ हो गया। अब बचा जो है वो एआरसी और क्यूआईबी के बीच में कि यहाँ पे सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू हो गई और इन्होंने जो है क्या नाम है मनी रेज करा, तो इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय रेजिंग अ रिसिप्ट और फंड्स बाय एआरसी। Any ARC offers security receipt to QIB और other category of investor, तो कोई भी ARC जो है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करेगा या तो QIB को या फिर किसी और अदर इन्वेस्टर को जो कि आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, राइट। अब इसमें क्या होगा
कि ये किसी भी कर सकता है, इसने पैसा रेस करा और सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है उनको उनके फेवर में दे दी। एनी ARC में रेस फंड्स फ्रॉम QB बाय फॉर्मुलेटिंग स्कीम ऑफ एक्वायरिंग FA। ठीक है, तो उसको जो है फाइनेंशियल एसेट एक्वायर करना था और वो जो है पैसा रेस कर सकता है क्वालिफाइड जो है बोरोवर से। नाउ शेल कीप एंड मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट। अब इसमें क्या है, जब उसने QIB से पैसे रेस करे फॉर द फाइनेंशियल एसेट, तो उसने क्या करा, शेल कीप एंड मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट एंड डिस्टिंक्ट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच स्कीम फॉर एवरी फाइनेंशियल एसेट। अगर उसने सपोज करो QIB से मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, वो कितने फाइनेंशियल एसेट्स के लिए पैसा रेस कर रहा है, तो अगर अगर 10 फाइनेंशियल एसेट्स के लिए पे करेगा तो उसको 10 अकाउंट सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट। Realization of such financial asset is held and applied towards redemption of investment and payment of return under relevant scheme. Realization of such fixed asset is held and applied towards redemption of investment. तो realization जब realize करा such जो है fixed asset is held and applied towards redemption of investment। ठीक है, तो जो जो भी मैंने पैसा जो है QIB से लिया है वो मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है, फाइनेंशियल एसेट खरीदने में, एंड पेमेंट ऑफ रिटर्न टू द रेलिवेंट स्कीम। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हम सेक्शन 3 पढ़ रहे थे रजिस्ट्रेशन का, कि उसको क्या है, रिटर्न्स की पेमेंट क्या करनी है, टाइम पे करनी है। तो ये भी एक कंडीशन थी फॉर गिविंग अ रजिस्ट्रेशन, राइट, कि टाइमली आपको पेमेंट करना है। नाउ सेक्शन 9 मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मेजर्स टेक्स बाय ARC को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, कौन कौन से मेजर्स लेने हैं, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज प्रॉपर मैनेजमेंट, टेकिंग पोजेशन, ठीक है, प्रॉपर मैनेज करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट, इसका भी डिटेल में पढ़ेंगे। टेकिंग पोजेशन, पोजेशन में जो है वो सामान ले लेना है। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी में इंटरेस्ट। रीशेड्यूलिंग ऑफ अ पेमेंट, रीशेड्यूलिंग ऑफ अ पेमेंट क्या होता है, सपोज एक इंसान है जिसने, मैंने लोन लिया, मैं बैंक का पैसा पे नहीं कर पाई, मेरा जो केस है वो ARC के पास चला गया, अब जो अकाउंट है। नाउ ARC क्या कहेगा, ARC कहेगा कोई बात नहीं, तू नहीं दे पाई ना पैसा, कोई बात नहीं, तू जो है क्या नाम है, और एक्सटेंशन ले लो आप टाइम की, आप टाइम की एक्सटेंशन जो है वो जो है दे रहा है ARC मुझको, तो लाइक वो 3 या 4 मंथ जो है वो और एक्सटेंड कर देता है, कि आपको 9 मंथ्स का टाइम दिया था ना, आप 9 मंथ्स या आप मुझसे 15 मंथ्स लो, आप पेमेंट करो, ठीक है। तो रीशेड्यूलिंग ऑफ अ पेमेंट, सेटलमेंट ऑफ अ ड्यूज, सेल और लीज, ठीक है, और कन्वर्जन, डेब्ट इनटू शेयर, राइट, ये पॉइंट्स है। और पढ़ते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट क्या होता है, ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर बाय चेंज इन और टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ बोरोवर, ठीक है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट को जो है ना टेक ओवर करना, कि अब बिजनेस हम लोग रन करेंगे, राइट, तो ये है प्रॉपर मैनेजमेंट। टेक पोजेशन, ऑल द सिक्योर्ड एसेट एज पर एक्ट, तो जितने भी सिक्योर्ड एसेट थे उनका पोजेशन में जो है वो अपने अंडर में ले लेगा ARC। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो एज पर जो है इस एक्ट में जो प्रिस्क्राइब्ड है उस हिसाब से होगा। रीशेड्यूलिंग ऑफ अ पेमेंट, वो मैंने भी बता दिया कि आप पेमेंट जो है कुछ टाइम बात करो, ऑफ डेब्ट पेबल बाय बोरोवर। सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, ड्यूज को सेटल किया पेबल बाय बोरोवर, तो ठीक है, ड्यूज को सेटल कर देना। सेल और लीज एज अ पार्ट और होल बिजनेस ऑफ बोरोवर, तो ARC जो है पूरे के पूरे बिजनेस को भी, अगर सब्सटैंशियल जो है चीजें लोन से करी गई है उस बोरोवर ने, ठीक है, अगर सब्सटैंशियल जो भी ऑपरेशंस है वो उसके उस लोन पे चल रहे हैं, तो वो उसके बिजनेस को सेल और या फिर लीज पे भी दे सकता है, ठीक है। या लीज मीन्स लीज पे कोई एसेट दे देगा, सेल पे पूरा बिजनेस सेल कर देगा या कोई एसेट सेल कर देगा। कन्वर्जन ऑफ पोर्शन ऑफ डेट इनटू शेयर्स बाय बोरोवर, इसका क्या मतलब होता है, जब वो मैनेजमेंट ले लेता है तो उसका क्या था, डेट था, लोन था। अब उस लोन को क्या करेगा, उस जब हम रिकंस्ट्रक्शन पढ़ते थे IPCC में, तो उसमें क्या था कि जो है वो लोग क्या कहते हैं, अच्छा आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, आप इक्विटी शेयर इशू कर दो, सेम चीज की डेट इनटू शेयर्स बाय बोरोवर्स, ठीक है। तो ARC क्या कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस कंपनी में जो है अपना होल्डिंग ले लेता हूँ, आप मुझे इक्विटी इशू कर दो, ठीक है। RBI कंट्रोल ARC बाय इशूइंग पॉलिसीज एंड डायरेक्शन, ऑब्वियसली RBI ने ARC को बनाया तो वो पॉलिसीज और डायरेक्शंस जो है
वो डेफिनेटली इशू करेगा, उससे कंट्रोल करेगा। सेक्शन 10 क्या कहता है, अदर फंक्शन ऑफ एआरसी। तो फर्स्ट फंक्शन तो ये थे कि आपने जो है सेल हो गया, कन्वर्जन ऑफ अ पोर्शन हो गया, मैनेजमेंट जो है करना, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। अब जो अदर फंक्शन है, इनके अलावा कौन से फंक्शन है, वो है एज अ एजेंट, मैनेजर और रिसीवर्स। इसको कर सकते हैं हम राम, रिसीवर, एजेंट और मैनेजर, राम की फॉर्म में। एजेंट क्या है, एजेंट कब बनेगा, एजेंट फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। फर्स्ट, कि जरूरी नहीं है कि हर बार वो बैंक से एसेट परचेज कर ले। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बैंक से कहे कि ओके मैं आपको एसेट रियलाइज करा के दूंगा, मतलब मैं आपको सारा पेमेंट करूंगा, लेकिन आप उस बेसिस पे ना मुझे, अगर आपका काम हो जाए तो आप मुझे इतना कमीशन दे देना। कमीशन बेसिस पे भी काम करता है। तो एज अ एजेंट फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ ड्यूज फॉर फीस एंड चार्जेस अग्रीड अपॉन। तो जो भी फीस और चार्ज अग्रीड हुए हैं, जो भी कमीशन अग्रीड हुई है, उसके बेसिस पर जो है वो रिकवर का एज अ एजेंट काम कर सकता है। मैनेजर मैनेज द बिजनेस ऑफ बोरोवर, बोरोवर के बिजनेस को मैनेज करता है। एंड रिसीवर इफ अपॉइंटेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के थ्रू अपॉइंट हुआ जा रहा है तो वो जो है एज अ रिसीवर भी काम कर सकता है। तो जरूरी नहीं है एआरसी को हमेशा बैंक ही करे, कोर्ट भी कर सकता है। तो वो जो है वो एज अ रिसीवर हो जाएगा। No ARC can carry a business except securitization or asset reconstruction before prior approval of RBI। तो RBI के अप्रूवल के बिना वो कोई और बिजनेस नहीं कर सकते। तो जो क्या नाम है ARC है, वो मेनली किस लिए बना है, सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन वाले उसके लिए, बिजनेस के लिए। If an ARC carry on a business other than जो है securitization and reconstruction shall cease to carry on any such a business within a 1 year from the date of commencement of the act। अब एक्ट आया था हमारा कब, 2002 में। तो सपोज अगर वो 2000 के अंदर कोई और भी काम कर रहा है और ARC का भी काम कर रहा है सेम बिजनेस के अंडर में, तो वो उसको कमेंस होने के मतलब 2002 के विद इन 1 ईयर 2003 में वो बिजनेस उसको बंद कर देना है, राइट। नाउ सेक्शन 11, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट तो सबके बीच में हो सकते हैं, एआरसी बैंक जो है बैंक और क्यूआईबी के अंदर, इन सबके अंदर पेमेंट्स को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो उसके लिए वो आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलेशन पर जाएंगे और ये सब चीजें जो है ना एज पर द एग्रीमेंट पहले ही डिसाइड हो जाएंगी बाय द पार्टीज कि जो है हमें आर्बिट्रेशन और रिकंसिलेशन में जाना है और कंसिलेशन में जाना है, और हम कहाँ जाएंगे, मतलब कौन से आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है आज के उसमें है। अब कल जो वीडियो होगी उसके अंदर पूरा सेक्शन 13 होगा, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में सरपाइसी के अंदर, ठीक है, और वो सबसे ज्यादा बड़ा भी है। तो अभी इतना ही, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।